स्टार्ट करे भाई, बेटा पढ़ ले, मना कर रही, तेरा ही पेपर है और किसी का थोड़ा ही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद वसी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री सिविक्स मैराथन का डे 3। ठीक है, मंडे को आप लोगों का एग्जाम है और आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस द ग्रोथ ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, विद रेफरेंस टू द स्टेटमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, एनी मतलब रेफरेंस जो दे रखा है इसी में से आंसर बताने इन क्वेश्चन के। तो सबसे पहले राइट एनी 3 रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, क्या बतानी है हमें यहाँ पे, 3 रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज बतानी है। तो 3 रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज क्या क्या थी। सबसे पहला था बेटा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था बेटा 1878 में आया था टू सीज द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस। अब देखो क्या हो रहा था कि जो अलग अलग आपके, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह थे, मैगजीन वगैरह थे, सब अपना नेशनलिज्म जगाने में काम कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार का जो असली फेस था वो दिखाने का काम कर रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था बेटा, रिवोल्ट वगैरह उठ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लाए थे 1878 में। इसमें क्या था कि आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी फ्रीली नहीं छाप सकते, उल्टा सीधा। अगर आप ऐसा छापते हुए मिलेंगे या फिर आपकी प्रेस में कोई ऐसा मतलब न्यूज़पेपर वगैरह या फिर मैगजीन वगैरह छपी हुई मिलेगी जो कि लोगों में नेशनलिज्म जगाने का काम कर रही होगी, ब्रिटिश के खिलाफ भड़काने का काम कर रही होगी, तो आपको और आपकी प्रेस को दोनों को ही क्या, आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपकी प्रेस को क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। तो पहली जो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी थी बेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थी। दूसरा लाया गया द आर्म्स एक्ट। क्या लाया गया, आर्म्स एक्ट जो लाया गया था बेटा 1878 में लाया गया था। ठीक है, ये भी 1878 में आया था और ये भी 1878 में। आर्म्स एक्ट में क्या था बेटा, विदाउट लाइसेंस और परमिशन के इंडियंस जो है गन्स वगैरह नहीं रख सकते। दिस एक्ट पुट अ स्टॉप ऑन कीपिंग आर्म्स बाय द इंडियंस विदाउट एप्रोप्रिएट लाइसेंस एंड वायलेशन ऑफ इट्स रिगार्डेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपके घर में या फिर आपके पास कोई भी आर्म्स वगैरह पाया जाता है विदाउट लाइसेंस के लिए, तो ये क्या होगा बेटा, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, द इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल वर रिमूव। मतलब जो ब्रिटिशर्स का कपड़े वगैरह इंपोर्ट ड्यूटीज थी उसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, दस प्रूविंग हार्मफुल फॉर द, जो कि एक टाइप से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या था, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल था। 3 रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज पूछी थी बेटा जो हमने बता दी। ये आपका पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्टेट एनी 3 वेज इन विच द प्रेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिज्म अगेंस्ट अमंग्स्ट इंडिया। ठीक है, अब देखो बेटा कि 3 वेज बचाने हैं कैसे जो प्रेस थी। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी वजह से लाया गया था। कैसे जो आपकी प्रेस थी उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वह क्या, इंडियंस के दिलों में एक टाइप से नेशनल फीलिंग जगाने के लिए। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, द प्रेस प्लेड इंपॉर्टेंट रोल एज इट इज स्प्रेड द मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी अमंग द पीपल। अब देखो प्रेस क्या था बेटा, प्रेस, अब लोग पहले के जमाने में इतना फोन कॉल्स वगैरह तो इस्तेमाल होता नहीं था, तो लोग क्या थे, ज्यादातर अखबार या मैगजीन्स वगैरह पढ़ते थे। तो बेटा अखबार या मैगजीन्स वगैरह में तो ये एक टाइप से लोगों के दिल में पैट्रियोटिज्म, ठीक है, जो लोग एक दूसरे से क्या थे, लोग एक दूसरे के आइडियाज चेंज कर पा रहे थे, एक स्टेट की न्यूज दूसरे स्टेट में जा पा रही थी। ठीक है, कि एक स्टेट में ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, दूसरे स्टेट में क्या कर रही है ब्रिटिश सरकार, और ठीक है, और एक टाइप से फ्रीडम एंड इक्वालिटी अमंग इंडियंस की भाई इक्वालिटी जगाने का भी काम करा है कि भाई वहां पे उन्होंने हेल्प करी, वहां पे उन्होंने हेल्प करी, जिससे कि इंडियंस के दिल में एक इक्वालिटी जागी थी। क्रिटिसाइज डेली द अनजस्ट पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ब्रिटिशर्स का क्या था बच्चे कि एक जगह वो अच्छे काम कर रहे हैं, एक जगह वो बुरे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टाइप से जितने भी अनजस्ट पॉलिसीज ब्रिटिश सरकार लाया करती थी, ठीक है, जितनी भी अनजस्ट पॉलिसीज लेकर आया करती थी, तो एक टाइप से वो क्या होता था कि अखबार वगैरह में छप जाता था, जिससे कि एक जगह की न्यूज हर जगह फैल जाती थी। और इससे ही क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का असली जो फेस था वो सामने
आया था, ठीक है। एक्सपोज द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तीसरा क्या कह रहा है बेटा, मेड एक्सचेंज ऑफ व्यूज पॉसिबल अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड इन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल मूवमेंट। मतलब एक टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो लोगों के व्यूज थे, ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप के व्यूज थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के, उन सबको एक साथ लाया गया, ठीक है, एंड इन ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल मूवमेंट, और उन्हें पॉलिटिकल मूवमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइज करा गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्लियर हो गया भाई, प्रेस ने कैसे जो है पेट्रियोटिज्म जगाया, नेशनल फीलिंग कैसे जगाई। थर्ड पॉइंट क्या था बच्चे इसका, थर्ड क्वेश्चन, explain briefly three difference in the method adopted between the early nationalist and radical in the national movement। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है बेटा, अर्ली नेशनलिस्ट और रेडिकल नेशनलिस्ट में क्या फर्क है, उनके काम करने के तरीके में क्या फर्क था। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी 1885 में, तो पहला जो उसका फेज था वो अर्ली नेशनलिस्ट कहलाए गए, और फिर कुछ लोग जो थे जो इनका काम करने का तरीका उससे सहमति नहीं थे, तो इसलिए क्या थे, दूसरा नेचर आया था जो कि रेडिकल्स था। तो उन दोनों के काम करने में क्या फर्क था ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, इन्हें मॉडरेट्स भी कहा जाता है, एंड रेडिकल्स जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है, इनके काम करने के तरीकों में क्या फर्क था। सबसे पहला बेटा, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा वो 1885 में जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी लेकर 1885 से लेकर 1905 तक थे। उसके बाद असर्टिव नेशनलिस्ट का जो पीरियड था, जिन्हें हम एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं बेटा, ये 1905 से 1919 तक थे। उसके बाद फिर गांधीयन ईरा आ गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें लीडर कौन कौन से थे, तो अर्ली नेशनलिस्ट के लीडर कौन कौन से थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली छोटा सा डिफरेंस पूछा था, लेकिन मैं पूरा उसे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई क्या क्या उसके अंदर था, कब कब उसका टाइम पीरियड था, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो बेटा जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनके अंदर कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और असर्टिव नेशनलिस्ट के मेन लीडर कौन कौन से थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता था। क्लियर हुआ, लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना बेटा कि भाई ये 1885 से लेकर 1905 तक थे, और ये असर्टिव 1905 से 1919 तक थे। इनके मेन लीडर कौन कौन थे, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता। और इनके कौन थे, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। क्लियर हो गया। थर्ड, आप देखो मेथड कौन कौन से ये लोग यूज करते थे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या डिफरेंस था इनके मेथड में। तो सबसे पहला, अर्ली नेशनलिस्ट बिलीव इन पीसफुल एंड स्लो मेथड लाइक पिटीशन, स्पीचेस, प्रेयर, मीटिंग, राइटिंग इन न्यूज़पेपर। अब ये तो बेटा अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, ये क्या करते थे, ये पीसफुल मेथड में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड होता था उसके साथ चलते थे। ये सरकार से क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार से क्या करते थे कि सर हमारा ये काम करा दीजिए, मतलब एक टाइप से बहुत ही झुककर ये चलते थे ब्रिटिशर्स के आगे, ठीक है। बिलीव्ड इन पीसफुल एंड स्लो मेथड, जैसे आपका पिटीशन वगैरह करना, स्पीचेस वगैरह देना और प्रे वगैरह करना कि सर हमारा ये काम करा दीजिए, मीटिंग्स वगैरह करके या फिर न्यूज़पेपर में राइटिंग्स वगैरह लिखकर। उसके बाद जो असर्टिव नेशनलिस्ट थे आगे, ठीक है, ये क्या करते थे बेटा, बिलीव इन स्ट्रॉन्ग एंड क्विक एक्शन लाइक बॉयकॉट, स्ट्राइक। क्या करते थे, बॉयकॉट वगैरह कि हमें यूज ही नहीं करना, स्ट्राइक वगैरह करनी है, ठीक है। प्रोटेस्ट करते थे, स्वदेशी भाई कि मतलब हम इंडिया के हैं तो हम खाली इंडियन गुड्स यूज करेंगे, और साथ में बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स, मतलब ये एग्रेसिव नेचर में जो है बिलीव रखते थे। क्लियर हुआ आपका अर्ली नेशनलिस्ट और असर्टिव नेशनलिस्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अब बिलीव्स क्या थे, मतलब ये बिलीव्स क्या थे ब्रिटिश रूल में। तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा, वो बहुत ज्यादा ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव रखते थे कि मतलब एक टाइप से ब्रिटिश जो है हमें जस्टिस दिलाएंगे, ठीक है। they thought ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड लिसन इफ इंडिया पोलाइटली रिक्वेस्टेड रिफॉर्म। अगर इंडिया पोलाइटली उनसे बात करेगी तो वो जरूर उनकी जो बातें हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो पूरी करेंगे, ठीक है। असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे बेटा, वो ब्रिटिश सरकार में कोई फेथ वगैरह नहीं रखते थे, वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई भरोसा वगैरह नहीं रखते थे। दे बिलीव इंडिपेंडेंस कुड ओनली बी अचीव्ड थ्रू स्ट्रगल, कि भाई इंडिपेंडेंस जो हमें मिलेगा खाली स्ट्रगल करने से ही मिलेगा। उसके बाद
गोल्स क्या थे इन दोनों के? तो अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा, ग्रेजुअल रिफॉर्म एंड मोर राइट फॉर इंडियंस, मतलब ज्यादातर राइट चाहिए थे इंडियंस विद इन द ब्रिटिश रूल। ये चाहते थे बेटा सेल्फ गवर्नमेंट तो हो लेकिन ब्रिटिश रूल के साथ साथ हो, कि मेन तो ब्रिटिश रूल का ही रहे लेकिन इंडिया की अपनी सरकार हो। ये कौन थे? अर्ली नेशनलिस्ट ये चाहते थे। और असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे बेटा, वो ये चाहते थे कि हमें पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें कोई बाहर की पावर इंडिया को कंट्रोल ना करे। अर्ली नेशनलिस्ट वर मॉडरेट, दे बिलीव इन टॉकिंग एंड रिक्वेस्टिंग। ऐसा अब देखो बेटा, अर्ली नेशनलिस्ट जो थे बेटा, दे बिलीव इन टॉकिंग एंड रिक्वेस्टिंग, ये बातचीत करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। और असर्टिव नेशनलिस्ट जो थे बेटा, रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट, दे बिलीव इन फाइटिंग एंड प्रेशराइजिंग, कि सरकार के साथ जब हम लड़ाई करेंगे, उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तभी वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। समझ आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल में भी आ सकता है और पार्ट में भी आ सकता है कि भाई अर्ली नेशनलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या क्या जो था आपका डिफरेंस था। ठीक है, मैंने डिफरेंस जो है बिल्कुल एलैबोरेट पॉइंट में समझाया है, इसे ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, विद रेफरेंस टू द गिवन पिक्चर बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो पिक्चर दे रखी है बेटा, हमें इसके बेसिस पे हमें आंसर बताना है। तो सबसे पहला, आइडेंटिफाई द मेमोरियल बेल्ट फॉर दोज हु वर किल्ड इन दिस इंसिडेंट। ठीक है, ये कौन सा मेमोरियल बेल्ट है और ये किनकी, कौन, मतलब क्या इंसिडेंट यहाँ हुआ था। वेयर डिड, और ये कहाँ हुआ था ये इंसिडेंट, और इसके लिए नेम द मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन 1920 एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब देखो पहला पार्ट इसका पूरा करते हैं। तो ये जो था बेटा, द जलियांवाला बाग मेमोरियल है। क्या बोला जाता है इसे? जलियांवाला बाग मेमोरियल। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। याद है ना, नोट कर देंगे। जनरल डायर ने क्या करा था? ओपनली फायर एकदम से करा दी थी और वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने सबको क्या करा? खत्म कर दिया था। तो उन्हीं की याद में बेटा ये जो था आपका मेमोरियल बिल्डिंग बना रखी है। और ये इंसिडेंट कहाँ हुआ था आपका? जलियांवाला बाग अमृतसर में। और कौन सा थर्ड पॉइंट क्या था इसका? Where did the incident take place? तो कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग में। नेम द मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन 1920। तो कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था एज अ कॉन्सिक्वेंस? तो हाँ ठीक है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट बाय गांधी इन 1922। ठीक है, रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ कौन सा मूवमेंट जो हमने अभी पढ़ा था बच्चे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था बेटा, एक टाइप से नॉन कॉपरेट से ही आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे हमें कॉपरेट किसके साथ नहीं करना था? ब्रिटिशर्स के साथ। एक टाइम ऐसा आया, गांधी जी ने ये बोला कि भाई अब हम लोग नॉन कॉपरेट करके चलेंगे, ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल ही नॉन कॉपरेट करना है। तो रीजन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट वाज सस्पेंडेड बाय गांधी जी ड्यू टू द इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस इन चौरी चौरा। ठीक है, अब ये मूवमेंट क्यों सस्पेंड किया गया था बेटा? चौरी चौरा में जो वायलेंस हुआ था उसके कारण जो था, क्या हुआ था? ये मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, अब क्या था? चौरी चौरा एक विलेज था उत्तर प्रदेश में, इन विच 22 पुलिसमैन वर बर्न्ड अलाइव बाय मॉब। ठीक है, कि 22 पुलिसमैन को जला दिया गया था। गांधी जी टूक अ सीरियस नोट टू, गांधी जी को एक टाइप से बहुत सदमा लगा था, क्योंकि उनका जो रास्ता था वो नॉन वायलेंस का था। और यहाँ पे एक की बार में क्या हुआ था? चौरी चौरा में 22 पुलिसमैन को आग लगा दी गई थी। He felt that the nationalist worker had not yet properly understood the philosophy of non-violence। उन्होंने ये बात कही थी कि नेशनलिस्ट वर्कर को अभी ये नहीं पता चला कि नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है। नॉन वायलेंस वाज अ क्रीड टू गांधी जी, मतलब एक टाइप से नॉन वायलेंस जो था बेटा, एक रास्ता था गांधी जी के लिए कि भाई हमें नॉन वायलेंस के साथ साथ ही ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने, हमें वायलेंस नहीं करना है। which could hardly tolerate that his followers should indulge in violence, so he took the step of suspending the movement। जब उन्हें पता चला कि उनके जो लोग हैं वो क्या वायलेंस में है, तो सो ही टुक द स्टेप टू सस्पेंड द, कौन सा मूवमेंट सस्पेंड किया था यहाँ पे उन्होंने? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? हाँ, कि भाई स्टेट एनी 4 इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, कि 4 इम्पैक्ट क्या हुए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अब देखो यहाँ हमें पूछा गया था भाई कि कौन सा मूवमेंट था?
उसी मूवमेंट के चलते चलते हमें इनके आंसर बताने। अगर आपको कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि पहले पूछ लेगा भी मूवमेंट क्या था, फिर उसी मूवमेंट के सहारे आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे खाली ये लिखा है फॉर इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट। अगर आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही नहीं पता होगा कि मूवमेंट कौन सा था, तो आप इन दोनों के आंसर भी नहीं दे पाओगे। जैसे यहाँ पे नेम द मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी जी इन 1920, कौन सा मूवमेंट था? अब आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, तभी आपने इन दो के आंसर्स आप दे पाओगे। अगर आपको ये थर्ड वाला ही पॉइंट नहीं पता होगा तो आप बाकी दो के भी आंसर्स नहीं दे पाओगे। इसलिए जो है ज्यादातर मूवमेंट पढ़ के जाओ जो इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्या थे बेटा इसके? इम्पैक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सबसे पहला नेशनल मूवमेंट बिकम अ मास मूवमेंट, मतलब ज्यादातर लोगों ने इसे ज्वाइन किया। दूसरा इंस्टेंट कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल, लोगों में एक टाइप से कॉन्फिडेंस आया कि भाई हम ब्रिटिशर्स के साथ क्या लड़ सकते हैं। तीसरा कांग्रेस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, एक टाइप से हिंदू मुस्लिम में यूनिटी भी आई, प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म और पॉपुलराइज्ड कल्चर ऑफ स्वराज। कोई से भी आप चार इनके अंदर से लिख सकते हो। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। With reference to the national movement from 1930 to 1947, answer the following question. ठीक है, state any three features program of the civil disobedience movement launched in 1930. ठीक है, सिंपली आपको क्या है बेटा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो लॉन्च किया था 1930 में, उसके क्या बताने हैं? 3 फीचर्स बताने। क्या उसके 3 फीचर्स थे? इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहला बच्चे, ठीक है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी ऑन मार्च 12, 1930। कब लॉन्च हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, विद द दांडी मार्च व्हेन ही अलोंग विद 78 सत्याग्रही सेट ऑन फुट फॉर दांडी, जब वो दांडी के लिए निकले थे। ठीक है, कि भाई 78 सत्याग्रही उनके साथ थे और वो पैदल चल के, ठीक है। तो जब गांधी जी, तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था बेटा, लॉन्च हुआ था गांधी जी ने विद द दांडी मार्च व्हेन ही अलोंग विद 78। गांधी जी के साथ उस टाइम पे कितने लोग थे सत्याग्रह में? 78 लोग थे, सेट ऑन फुट फॉर दांडी। उसके बाद गांधी जी 3 कॉन्सिक्वेंस, पहला ये रहा। दूसरा, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930। ठीक है, उन्होंने क्या था, 6 अप्रैल 1930 में सॉल्ट लॉ तोड़ा था। बाय पिकिंग अप सॉल्ट फ्रॉम द सी शोर ही एडवाइज पीपल टू ब्रेक द अनजस्ट लॉज ऑफ द ब्रिटिश। मतलब उन्होंने क्या करा था, एक टाइप से सी शोर पे जाकर नमक मुट्ठी में उठाकर उसे छोड़ा था, और उसे बोला गया बाय पिकिंग अप सॉल्ट फ्रॉम द सी शोर, और लोगों को एडवाइस किया ये जो अनजस्ट लॉज वगैरह लेके आ रहे हैं इन्हें मानने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, सून पीपल स्टार्टेड ब्रेकिंग द अदर लॉ। जब गांधी जी ने ये बात बोली तो लोगों ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार के अदर लॉज भी तोड़ने स्टार्ट कर दिए। क्या क्या? जैसे सम रिफ्यूज टू पे टैक्स व्हाइल अदर ब्रोक डिफरेंट ब्रिटिशर्स लॉ, वुमेन जॉइंड इन लार्ज नंबर। समझ आ गए 3 कॉन्सिक्वेंस क्या क्या थे भाई? सिविल डिसोबीडियंस वाज लॉन्च बाय गांधी जी ऑन 12 मार्च 1930। याद रखना 12 मार्च 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया था। विद द दांडी मार्च व्हेन ही अलोंग विद, और जब दांडी मार्च के लिए निकले थे तो बेटा कितने लोग थे उनके साथ? 78 लोग थे। और फिर उन्होंने हाथ में क्या, नमक उठाकर वो सॉल्ट लॉ तोड़ा था, और उसके बाद ये बात बोली थी कि अनजस्ट लॉज वगैरह नहीं मानने। उसके बाद बेटा लोगों ने और ज्यादा ब्रिटिशर्स के लॉज वगैरह तोड़े। सम रिफ्यूज टू पे टैक्स व्हाइल अदर ब्रोक डिफरेंट ब्रिटिश लॉज। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चे? What was the significance of second round table conference held in 1931? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछा जाता है। याद रखना जितने भी क्वेश्चन है सारे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हमें बताना है बेटा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या बताना है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, आप लोगों के लिए एक टिप ये है बेटा, जब भी हिस्ट्री सिविक्स का पेपर आए, ज्योग्राफी का पेपर आए, तो पीछे से स्टार्ट करना। पीछे से स्टार्ट करना क्यों रहता है बेटा? जब पीछे से स्टार्ट करोगे तो आपके दिमाग में सारी डेट वगैरह रिमाइंड हो जाएगी, और एमसीक्यू में फिर आपको खाली 10 मिनट लगेंगे। आगे से स्टार्ट करोगे तो एमसीक्यू जो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रिमाइंड करने में कौन सी चीज कब हुई थी। पीछे से जब आप थ्योरी करते हुए आओगे तो आपको एमसीक्यू के आंसर जो है थ्योरी में ही मिल जाएंगे। समझ आया? क्योंकि हिस्ट्री सिविक्स के पेपर में क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। कभी कभार आंसर आता है लेकिन लिख नहीं पाओगे, तो इसलिए जब भी आंसर लिखोगे पेपर जो है पीछे से स्टार्ट करना। पीछे से स्टार्ट करने का मेन मोटिव क्या होता है
कि जब आप पीछे से थ्योरी लिखते हुए चलोगे तो आपको सारी डेट रिमाइंड रहेगी कौन से उसमें क्या हुआ होगा, और इससे ही एमसीक्यू बनते हैं, और एमसीक्यू फिर आप इजिली 5 to 10 मिनट्स में अपने पूरे कर दोगे। ठीक है, समझ आई बात। तो थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी वाज चूजन एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस फॉर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बेटा गांधी जी को जो है एक टाइप से रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया था कांग्रेस में। ठीक है, द कांग्रेस डिवोटेड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम टू कम्युनल क्वेश्चन। अब देखो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा ज्यादातर क्या थी, कम्युनल क्वेश्चंस के लिए एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज इन द लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंस। सुनो ध्यान से, सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी को चूज किया गया था कि भाई वो जाकर नेशनल कांग्रेस को दर्शाएं। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। अब जब वो कॉन्फ्रेंस में गए तो ज्यादातर जो क्वेश्चन हो रहे थे वहां पे कम्युनल क्वेश्चंस हो रहे थे, और ये क्वेश्चन हो रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन द लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। Gandhi ji was disgusted to find that most of the leaders are concerned only about their vested interest। गांधी जी को देखकर ये बहुत बुरा लगा कि ज्यादातर जो लीडर्स थे वो खाली अपने ही स्वार्थ के बारे में बात कर रहे थे, अपने ही इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस और सेटिंग अप फॉर अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग इनटू बैकग्राउंड। ये क्वेश्चन बहुत कमी से आया कि भाई इंडिपेंडेंस और एक टाइप से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसे क्रिएट करें इंडिया में। तो महात्मा गांधी जो थे बेटा रिटर्न इंडिया एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ जो है इंडिया लौटना पड़ा था, कुछ समाधान वगैरह नहीं दिख रहा था। तो ये थी आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। समझ आया? सिंपली याद रखना बेटा, सेकंड राउंड टेबल जो था गांधी जी को चूज किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में कि आप जाकर रिप्रेजेंट करो। अब जब वो वहां गए तो वहां पे ज्यादातर क्या थे, कम्युनल क्वेश्चंस वगैरह, कि भाई दूसरा क्या कि रिप्रेजेंटेशन वगैरह किसका, माइनॉरिटीज का लेजिस्लेचर में, और लेजिस्लेचर में बोथ सेंटर एंड प्रोविंस। गांधी जी ने ये देखा कि ज्यादातर जो लीडर है वो खाली अपने इंटरेस्ट की बात हो, तो उन्हें वो देखकर बहुत बुरा लगा। क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सेटिंग अप, कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेटिंग अप करें, उस चीज के बारे में कोई क्वेश्चनिंग वगैरह इतनी नहीं हो रही थी, तो गांधी जी को खाली हाथ इंडिया लौटना पड़ा था। समझ आ गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ था। सी क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्टेट एनी 4 क्लॉजेज ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 96। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई थी, क्या उसके 4 क्लॉजेज थे, देखते हैं। सबसे पहला बेटा क्लॉजेज ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान तो आर एक्सप्लेन्ड। यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे पहला इंडिया वुड रिमेन वन यूनाइटेड कंट्री, अ यूनियन गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म टू कंट्रोल डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्लॉज ये था बेटा कि वन यूनाइटेड कंट्री है इंडिया, और जो यूनियन गवर्नमेंट है वो आपका कंट्रोल करेगी डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को एंड कम्युनिकेशंस को। दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑल अदर पावर वुड बी गिवन टू द प्रोविंस, मतलब जिनकी अलग अलग प्रोविंस थी, क्योंकि इंडिया में पहले सारी प्रोविंसेस बटी हुई थी, तो ऑल अदर पावर वुड बी गिवन टू द प्रोविंस, अलाउ देम टू मैनेज देयर ओन इंटरनल अफेयर, कि भाई सब अपना इंटरनल अफेयर अपना खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंस, इन्होंने 3 ग्रुप में प्रोविंसेस को बांट दिया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो ग्रुप ए हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस, जैसा आपका हिंदू और मद्रास, बॉम्बे, यूपी और बिहार। दूसरा ग्रुप बी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस इन द नॉर्थ वेस्ट, और ग्रुप सी आता था आपका बंगाल और असम। समझ आया? चौथा क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई एक टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी और वो फ्रेम करेगी क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया 4 क्लॉजेस। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और डिक्टेटरशिप के बिहाफ पे जो है रीजन देना है। तो सबसे पहला, स्टेट एनी 3 रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। कौन से 3 रीजन है बेटा राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली? कौन से 3 रीजन होंगे, पढ़ो जरा। अब देखो बच्चे, स्टेट एनी 3 रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। क्या 3 रीजन थे बेटा जिससे फैसिज्म का राइज हुआ था इटली में? ठीक है, और जर्मनी में किसका हुआ था? फैसिज्म राइज इन इटली। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं बच्चे। रीजन फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली, सबसे पहला था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज।
डिसकंटेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ठीक है, वर्सलीज में जो था बच्चे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, उसका लोगों ने मतलब वो ट्रीटी एक टाइप से थोप दी गई थी, लोगों को वो अनएक्सपेक्टेबल ट्रीटी थी। दूसरा, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे, चीजों के रेट बढ़ रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट फैल रखा था। तीसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, थ्रेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो लीग ऑफ नेशन बनाई थी ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसी वर्ल्ड वॉर ना हो, वो भी मतलब अपने जो मेन उसका काम था वो नहीं कर पाई, और लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी। ठीक है, कोई भी आप रीजन लिख सकते हो, इसमें से कोई भी 3-4 रीजन आप लिख सकते हो। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? अरे कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? उसके रिजल्ट्स क्या है, क्या याद रखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा बच्चे तो क्या कर लोगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या कि उसके रिजल्ट क्या क्या है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के रिजल्ट, 3 रिजल्ट बताने हैं। सबसे पहला क्या है, 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकंड, एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। ठीक है, एंड ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली। डिक्टेटरशिप क्या था, खाली भाई एक ही के पास पूरी पावर रहेगी, एक ही पार्टी के पास। ठीक है, तो एंड ऑफ डिक्टेटरशिप हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी वाज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए। ईस्ट जर्मनी को कौन कंट्रोल कर रहा था? यूएसएसआर। समझ आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेम द 2 राइवल ब्लॉक दैट फॉट अगेंस्ट ईच अदर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड स्टेट देयर सिग्नेटरी कंट्रीज। तो बेटा देख, कौन से 2 राइवलरी ब्लॉक जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़े थे और सिग्नेटरी कंट्रीज कौन कौन सी थी? अब देखो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन घुमा कर दे रखा है, क्वेश्चन टैकल करना सीखो। आप देखो, पहली कौन सी थी? एक्सिस पावर। दे आर आल्सो नोन एज रोम, बर्लिन, टोक्यो। एक्सिस वर द नेशन दैट फॉट इन द वर्ल्ड वॉर सेकंड अगेंस्ट द अलाइज। ठीक है, अब देखो कौन कौन लड़ी थी एक्सिस पावर में। रोम, बर्लिन आता है, टोक्यो, रोम, बर्लिन, टोक्यो, जिन्हें एक्सिस बोला गया, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड में। सिग्नेटरी कंट्रीज कौन कौन सी थी इसकी? इटली, जर्मनी और जापान। दूसरा, एलाइड पावर कौन कौन सी थी? द अपोनेंट ऑफ द एक्सिस पावर वर कॉल्ड एलाइड पावर। जो एक्सिस पावर के अपोजिशन में थे उन्हें बोला गया एलाइड पावर। सिग्नेटरी कंट्री कौन कौन सी थी बेटा? ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, और इसके बाद यूएसएसआर ने भी इसे ज्वाइन कर लिया था। क्लियर हो गया? पूरे 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो। 4 नंबर के भी आते हैं, लेकिन आते इन्हीं में से है। Mention any 2 contribution of बिपिन चंद्रपाल in promoting nationalism। ठीक है, लाल बाल पाल में से एक लीडर कौन थे? बिपिन चंद्रपाल, जो कि आपके कौन से लीडर थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है, आप सबसे पहला बच्चे क्या करा इन्होंने नेशनलिज्म जगाने में? सबसे पहला, इन द रोल ऑफ जर्नलिस्ट बिपिन चंद्रपाल वर्क फॉर बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून एंड न्यू इंडिया टू प्रोपोगेट हिज ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म। मतलब एक टाइप से वो क्या थे? बिपिन चंद्रपाल जो थे बेटा एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून और न्यू इंडिया प्रोपोगेट किया था नेशनलिज्म जगाने में। He felt that the spread of national education could be used around the Indian youth and involve them in the struggle of Swaraj। कि ये जो बेटा नेशनल एजुकेशन फैल रही है, ये इंडिया के यूथ को जगाएगी और उन्हें क्या स्वराज में शामिल करेगी कि भाई ब्रिटिश राज हमारे लिए अच्छा नहीं है, स्वराज ही जो है हमारे लिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो हमारे लिए। He opposed the caste system। ठीक है, जैसे दलित बच्चे थे उन्हें मतलब एक टाइप से दलित लोगों को पहले के टाइम पर अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत ज्यादा चलती थी। ठीक है, अनटचेबिलिटी वगैरह, कास्ट सिस्टम वगैरह बहुत ज्यादा चलता था, तो इसलिए कास्ट सिस्टम वगैरह लाया। एंड अदर रिजिडिटी कंसर्निंग इंटरडाइनिंग एंड इंटरमिक्सिंग। ही एडवोकेटेड विडो रिमैरिज, और विडो रिमैरिज के लिए भी क्या थे? एडवोकेट किया था। ही एडवोकेटेड विडो रिमैरिज। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। Why is October 16, 1905 regarding as an important day in the history of Indian national movement? 1905 बेटा, अक्टूबर 16, 1905 क्यों इंपॉर्टेंट डेट मानी जाती
है? सबसे पहला, इट इज ऑन दिस डेट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड कर्सन। 16 अक्टूबर 1905 में क्या था बेटा? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। क्या किया गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अपोज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द डे ऑफ पार्टीशन वाज ऑब्जर्व्ड द डे ऑफ मॉर्निंग। डे ऑफ मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? डे ऑफ मॉर्निंग का मतलब होता है शोक दिवस मनाया गया। सिंपल भाषा में क्या है बेटा? अक्टूबर 16 1905 जो है इंपॉर्टेंट डेट क्यों है इंडियन नेशनल मूवमेंट में? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जो कि किसने करा था? लॉर्ड कर्जन ने, और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके खिलाफ था। ठीक है, और उस दिन क्या था? डे ऑफ मॉर्निंग माना गया, मतलब शोक दिवस मनाया गया। आफ्टर अ डिप इन रिवर गंगा पीपल टाइड राखी इन ईच अदर हैंड, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड। मतलब क्या था बेटा? गंगा में डुबकी लगाने के बाद पीपल टाइड राखी टू ईच अदर सिंबलाइजिंग ब्रदरहुड। वेरियस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रोज इन अपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ प्रोविंस, और बहुत से सेक्शंस लोगों के उस चीज के क्या थे? अपोजिशन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट एक नंबर में आ सकता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इंपीरियलिज्म एज अ कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, नहीं कटेंगे। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके निकल के आ रहे हैं कि भाई इंपीरियलिज्म क्या होता है, और दूसरा इंपीरियलिज्म का कैसे ये कॉज है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा? इज व्हेन अ कंट्री इंक्रीज इट्स पावर एंड वेल्थ बाय ब्रिंगिंग एडिशनल टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। मतलब जब एक कंट्री क्या करती है? अपनी पावर वगैरह बढ़ाती है और दूसरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में करती है जो उससे वीक टेरिटरी होती है। बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ एशिया वर पॉइंट ऑफ कंटेंशन अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। यूरोप ने भी यही करा था, अपनी पावर्स वगैरह बढ़ाने के लिए क्या करा? अफ्रीका और पार्ट्स ऑफ एशिया को वो करा। टेंशन अराउंड दिस एरिया रैन हाई बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल दिस एरिया कुड प्रोवाइड। और टेंशन क्यों, कॉन्फ्लिक्ट क्यों फैला? क्योंकि यहाँ पे जो थे रॉ मटेरियल थे। ठीक है, द इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड डिजायर फॉर ग्रेटर एम्पायर लेड टू इंक्रीज इन कॉन्फ्रेंटेशन दैट हेल्प टू पुश द वर्ल्ड इनटू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और जैसे ही बेटा ये कंपटीशन वगैरह बढ़ा, लोगों की डिजायर वगैरह बढ़ी, इससे क्या हुआ? एक टाइप से कन्फर्मेशन बढ़ा, और इससे क्या करा? दुनिया को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में लाकर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड अदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी? एक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से के बाद और एक वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। अब देखो बेटा, लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड हुई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनियन लेजिस्लेचर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर से बताएं तो एक्सप्लेन एनी थ्री लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। तीन लेजिस्लेटिव पावर बतानी है। थ्री एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा दैट इज नॉट एंजॉय बाय द अदर हाउस। ठीक है, कि भाई तीन लोकसभा की पावर बतानी जो खाली लोकसभा के पास ही है, अदर हाउस नहीं एंजॉय करते। और फोर फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चार फंक्शंस बताने हैं लोकसभा के स्पीकर के। सबसे पहला बेटा लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट में देखते हैं, तो बीइंग द लॉ मेकिंग बॉडी द नेशनल लेवल, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज ऑन 97 सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। मतलब क्या होता है? आपका लेजिस्लेटिव पावर्स बतानी है तो लॉ मेकिंग बॉडी होता है नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट, तो ये 97 सब्जेक्ट पे क्या कर सकता है बेटा? लॉज बना सकता है, जो कि यूनियन लिस्ट में मेंशन है कि किस किस के ऊपर ये लॉज बना सकता है। दूसरा, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन रेसिडुअरी सब्जेक्ट दैट इज दो सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट देयर इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड इवन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। ये उनके ऊपर भी बना सकता है बेटा जो यूनियन लिस्ट में मेंशन नहीं है, और साथ में यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और इन द कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है। द पार्लियामेंट कैन मेक laws on residual subject that is those subject which are not there in union list. डी पार्ट क्या था? The PM and his council of minister are responsible to the लोकसभा। कि भाई हमें क्या बताना था?
थ्री एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा, तीन एक्सक्लूसिव पावर बतानी है जो खाली किसके पास है, लोकसभा के पास है और अदर हाउसेस के पास हो नहीं है। तो कौन कौन सी है बेटा? सबसे पहला द पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इफ द लोकसभा पासेज अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस, अगर लोकसभा पास कर दे नॉन कॉन्फिडेंस का वोट अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट हैज टू रिजाइन, तो सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। इफ द राज्यसभा पासेज अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इट डज नॉट हैव टू रिजाइन, अगर लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास कर देगी वोट, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। अगर राज्यसभा पास करेगी तो क्या नहीं करना पड़ेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन। थर्ड, अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस करेगा? ठीक है, द राज्यसभा कैन ओनली मेक सजेशन विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड विद इन 40 डेज, राज्यसभा खाली सजेशन दे सकती है, वो भी एक्सेप्ट करना ना करना उनका काम है 14 दिन के अंदर, लेकिन जो मनी बिल है कैन इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ठीक है, can only be introduced in the Lok Sabha if the money bill is not returned by the Rajya Sabha within this time limit, अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा जो है बेटा क्या करेगा? नहीं लौटाएगा। It is taken for granted it has been passed by the Rajya Sabha। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्या था पार्ट इसका? फोर फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, चार फंक्शन बताने हैं। सबसे पहला बेटा प्रेसिडाइज ओवर मीटिंग, the speaker preside over the meeting of the Lok Sabha, he adjourn the house, he has the power to suspend its meeting absence of quorum, मतलब वो एक टाइप से बैठक बुला भी सकता है, he has the power to suspend भी कर सकता है वो अपनी मीटिंग को। ठीक है, अगर कब सस्पेंड करेगा? अगर मीटिंग में क्वोरम की एब्सेंस है। क्वोरम क्या होता है? द क्वोरम इज 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेस, अगर 1/10 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेस एब्सेंट है तब वो क्या कर सकता है? सस्पेंड भी कर सकता है। द स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, और ये जो स्पीकर होता है ये प्रेसिडाइज भी करेगा किसको? जब जॉइंट सिटिंग होगी लोकसभा और राज्यसभा की। दूसरा, मेंटेन डिसिप्लिन, जो स्पीकर रहेगा वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द लोकसभा, कि भाई ऑर्डर और मेंटेन रखेगा लोकसभा के। He would not allow any member to behave with indignity to use unparliamentary language, मतलब कोई indignity यूज और कोई मतलब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज वगैरह यूज ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द इंडियन यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इन दिस कॉन्टेस्ट, आंसर द फॉलोइंग। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है और कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्टिव, और इलेक्टोरल कॉलेज की हमें क्या बतानी है बेटा? कंपोजिशन बतानी है। क्या बतानी है? पहला क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड कैसे इलेक्ट होता है वो देखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इसके अंदर कौन कौन जाते हैं बेटा इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर? सबसे पहला इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस के कौन? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर आएंगे। और दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, किसके अंदर? इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर। ठीक है, और इनडायरेक्टली इलेक्ट करेगा कौन? इलेक्टोरल कॉलेज किसे? प्रेसिडेंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था? एक्सप्लेन टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, टू डिस्क्रिशनरी पावर्स बतानी है। कौन कौन सी है? द प्रेसिडेंट में विद इन होल्ड असेंट द बिल और सेंड इट बैक फॉर रिकंसिडरेशन इन केस इट इज नॉट अ मनी बिल। जो प्रेसिडेंट होता है बेटा कोई भी बिल चेक करता है और उससे वापस भी कर सकता है कि इसे रीचेक करो, लेकिन इन केस इट इज नॉट अ मनी बिल, अगर वो मनी बिल ना हो। दूसरा, इफ नो पार्टी गेन मेजॉरिटी देन द प्रेसिडेंट हैज द फ्रीडम टू अपॉइंट द पीएम। अगर किसी पार्टी को मतलब एक टाइप से मेजॉरिटी नहीं मिलती तभी प्रेसिडेंट क्या करेगा? पीएम को अपॉइंट करेगा। समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, दो एग्जीक्यूटिव पावर्स बतानी है। सबसे पहला होता है बच्चे, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ही और शी इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है। दूसरा, मेक ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होते हैं कौन करेगा? आपका प्रेसिडेंट करेगा। जैसे आपका पीएम के साथ अपॉइंटमेंट, कैबिनेट के साथ एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल वगैरह सबको कौन करेगा? अपॉइंट? प्रेसिडेंट। ये उसकी पावर होती है। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा देखो ये आपका चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से इकोनॉमिक कॉजेज बताने हैं, मिलिट्री कॉजेज बताने हैं और पॉलिटिकल कॉजेज बताने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक कॉजेज की। किस चीज की? इकोनॉमिक कॉजेज की, जो कि किससे रिलेटेड है? आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है। रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्या ब्रिटिशर्स की रिवोल्ट ऑफ 1857 क्यों क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेज थे बेटा जिनके कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट किया गया था? तो सबसे पहला बेटा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स। ठीक है बेटा, क्या कर रहे थे वो? हमारे इकोनॉमिक रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल सच एज रॉ कॉटन। मतलब फोर्स किया जाता था लोगों को कि भाई आप यहाँ पे किसे मटेरियल सच एज रॉ कॉटन, रॉ सिल्क व्हिच इज द ब्रिटिश इंडस्ट्री नीडेड अर्जेंटली एट चीपर रेट। मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्री को जो चीज चाहिए थी वो चीज वो लोग यहाँ से सप्लाई करते थे और लोगों को एक टाइप से क्या करते थे फोर्स करते थे कि आप यही चीज उगाओ, यही चीज की हमें जरूरत है। अब जैसे सबसे पहले इकोनॉमिक रिसोर्स को कैसे खत्म किया? इंडिया वाज फोर्स्ड टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल सच एज रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, जो कि वहां की इंडस्ट्रीज में चाहिए था चीपर रेट्स पे, क्योंकि इनकी जो रेट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। अब इंडिया से वो लोग चीपर रेट्स पे ले जाते थे। दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ, द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड फ्रॉम विच इंडिया गॉट एन अनप्रोपोर्शनल इकोनॉमिक रिटर्न। ठीक है, उसे बोला गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब एक टाइप से इंडिया को दिया कुछ नहीं और लेकर सब कुछ चले गए। इंडिया की जो पूरी ट्रेन थी, जितने भी वहां इंडिया में जितने भी ऑफिसर्स वगैरह थे ब्रिटिशर्स की, या कोई भी चीज बनती थी वो सब किसके पैसों से बनती थी? इंडियंस के पैसों से बनती थी। जितना भी हम लोग टैक्स पे करते थे, जितना भी कुछ चीज हम लोग पे करते थे, अलग अलग टैक्स वगैरह, लैंड रेवेन्यू वगैरह, तो वो सब क्या इंडिया के लिए लगता था? नहीं, वो सब क्या करता था? बड़े बड़े ब्रिटिशर्स की जेब में जाता था, उनके सैलरी के रूप में। ठीक है, उनके कमीशन के रूप में। ठीक है, इसे बोला गया ट्रेन ऑफ वेल्थ। जैसे आपका द ट्रेन इंक्लूड सैलरीज, इनकम, सेविंग ऑफ इंग्लिशमैन, द ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया। पूरा ब्रिटिश एक्सपेंडिचर कौन उठाता था? इंडिया उठाता था। on the purchase of military good, office establishment, debt, unnecessary expenditure on the army, ये सब किसकी जेब से जा रहा था? इंडियंस की। ठीक है, तीसरा डिक्लाइन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जितना भी कॉटेज इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब जैसे बेटा यहाँ पे पहले क्या था, लोग घर घर बैठ के काम करते थे और आपका ब्रिटेन वगैरह की साइड आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आता था, तो यहाँ की चीजें जो होती थी हैंडीक्राफ्ट वगैरह वो बहुत ज्यादा महंगी होती थी और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हुआ करती थी, जिसके कारण वो चीज हर किसी को नहीं मिल पाती थी और क्या थी वो चीज के रेट ज्यादा बहुत हाई थे। अब इंग्लिश मैन क्या करते थे, जितने ब्रिटिशर्स थे वहां से आपके मशीन मेड गुड्स लेकर आते थे और यहाँ बेचा करते थे, जिसके कारण वो चीज आपकी सस्ती भी होती थी और इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होती थी। ठीक है, हैवी ड्यूटीज, अब हैंडीक्राफ्ट वगैरह कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया? हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्री। मतलब एक टाइप से इंडिया की इंडस्ट्री को पूरा बर्बाद करके रख दिया था। दूसरा कौन से कॉजेस पूछे थे बेटा? मिलिट्री कॉजेस। कौन से कॉजेस? सबसे पहला इंडियन सोल्जर वर इल ट्रीटेड एंड पेड लोअर सैलरी। कितने भी मतलब एक टाइप से कितना भी अच्छे बर्ताव से कर ले, कितना ही अच्छा सोल्जर वगैरह हो, उसे वो लोग इल ट्रीट करते थे और बहुत ही कम सैलरी दिया करते थे। दूसरा, द इंडियन सोल्जर कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार। कितने ही अच्छा सोल्जर हो वो सूबेदार से ऊपर नहीं जा सकता था। देयर वर नो चांस ऑफ प्रमोशन फॉर देम, कोई चांस नहीं होता था प्रमोशन का। द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लेकर आया गया। द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस कार्टेज फॉर द सोल्जर रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब आपको ये जो था बेटा ग्रीस कार्टेज लाई गई थी, ठीक है, जो कि आपका इमीडिएट कॉज बन गया था। तो ये कुछ मिलिट्री कॉजेस थे। और पॉलिटिकल कॉज क्या थे बेटा? पॉलिटिकल कॉजेस क्या क्या थे? जैसे आपका आउटराइट वॉर, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस में क्या था भाई? ठीक है, राज आप करते रहो लेकिन मिलिट्री किसकी रहेगी? ब्रिटिशर्स की रहेगी। आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि भाई अगर किसी राजा का मेल हायर वगैरह नहीं है, सगी औलाद नहीं है, तो उसकी इंडस्ट्री उसके जो प्रोविंस है किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। तो ये क्या थी? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। सारी पॉलिटिकल कॉजेज आती हैं आपकी। डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। पहले बहादुर शाह जफर की फैमिली को मतलब एक टाइप से क्या बोला कि आप लोग जो है रेड फोर्ट में नहीं रह सकते। उनके बाद से उसके बाद क्या करा, उनसे रॉयल टैग वगैरह हटा लिए गए। दूसरा, डिसरिस्पेक्ट टू नाना साहिब एंड रानी लक्ष्मी, रानी ऑफ झांसी। दूसरा, एनेक्सेशन ऑफ अवध। ये सब आपके क्या है बच्चों? पॉलिटिकल कॉजेज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the mass phase of the Indian national movement under the explain दांडी मार्च ऑफ 1930, दूसरा थ्री रीजन ऑफ लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, चौथा फोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। यहाँ पे हमें किस किस के बारे में बताना है, दांडी मार्च के बारे में बताना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, दांडी मार्च के बारे में स्टार्ट करते हैं। दांडी मार्च ऑफ 1930 कब का है ये, 1930। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय गांधी जी ऑन मार्च 12 1930 विद द दांडी मार्च। किसके साथ स्टार्ट किया था, दांडी मार्च के साथ सिविल डिसोबीडियंस। व्हेन महात्मा गांधी अलोंग विद, उस टाइम पे उनके साथ कितने लोग थे, 78 सत्याग्रही थे। सेट ऑफ फूड फॉर दांडी, कहां तक के लिए निकले थे, दांडी के लिए निकले थे। ही लेफ्ट साबरमती आश्रम ऑन मार्च 12, ठीक है, 12 मार्च को उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ा था और दांडी के लिए से निकल गए थे। ठीक है, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर का, 390 किलोमीटर का ऑन फुट एंड रीच हिज डेस्टिनेशन दांडी, अ वेसाइड विलेज ऑन द सी का कोस्ट ऑन अप्रैल 6 1930। और साबरमती आश्रम से निकलने के बाद बेटा 390 किलोमीटर का डिस्टेंस वो अपने पैरों पर चलकर गए थे और जो कि दांडी पहुंचे थे, जो कि एक क्या है, विलेज है। ठीक है, उन्होंने वहां क्या करा था, ही पेक द सॉल्ट एट द सीशोर अगेंस्ट द गवर्नमेंट लॉज। गवर्नमेंट लॉज के लिए क्या करा था उन्होंने, वो जो ब्रिटिश ने सॉल्ट लॉ वगैरह लगा रखा था, अपनी हाथ मुट्ठी में नमक उठा के नमक को छोड़ा था, तो मतलब एक टाइप से उन्होंने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था। याद रखना दांडी मार्च में क्या हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल हिंदी में समझा रहा हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा मार्च 12 1930 में, किसके साथ, दांडी मार्च के साथ। उन्होंने क्या करा था, दांडी मार्च में साबरमती आश्रम को छोड़कर वो 390 किलोमीटर चले थे और फिर दांडी पहुंचे थे। वहां जाकर उन्होंने क्या करा था, सॉल्ट लॉ को तोड़ा था। ठीक है, गवर्नमेंट लॉज, गांधी जी एंड हिज सत्याग्रहीज वर गिवन वार्म एंड वेलकम फ्रॉम द पीपल हु लाइन्ड अक्रॉस द स्ट्रीट इन लैक एवरी डे। जहां जहां से वो निकल रहे थे लोग उनका वेलकम कर रहे थे। द जॉयस क्राई वी हैव ब्रोकन द सॉल्ट ऑफ वॉइस एयर ऑन द अप्रैल 6 1930। और 6 अप्रैल को जब सॉल्ट लॉ तोड़ा था तो मतलब एक टाइप से लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वी हैव ब्रोकन द सॉल्ट एक्ट, द सॉल्ट एक्ट। समझ आया, सत्याग्रह समझ आ गया। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, रीजन फॉर लॉन्चिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सबसे पहला बेटा जो क्रिप्स मिशन लाया गया था, द क्रिप्स मिशन 1942 हैड फेल्ड। इट वाज सीन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अनविलिंग टू ग्रांट सेल्फ गवर्नमेंट टू द इंडियंस, द कांग्रेस हैड टू डू समथिंग अबाउट इट। मतलब क्रिप्स मिशन के फेल होने के लिए जो था बेटा क्विट इंडिया मूवमेंट का पहला वो था, कॉज था। दूसरा, इन 1948 लाहौर द मुस्लिम लीग हैड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डिमांड ऑफ सेपरेट पाकिस्तान। 1940 में मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि भाई हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। क्यों, द लीडर डिक्लेयर्ड दैट मुस्लिम इन इंडिया वुड नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द कांग्रेस, कि भाई उन्हें कांग्रेस से ढंग से जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। इससे क्या हुआ था बेटा, दिस इंटेंसिफाइड हिंदू मुस्लिम रिलेशन, एक टाइप से रिलेशन में दरार आनी स्टार्ट हो गई थी। और ब्रिटिशर चाहते क्या थे, यही चाहते थे कि जो था इंडिया डिवाइड हो जाए। तीसरा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज रेजिंग एंड द जापानीज आर्मी वाज मार्चिंग अक्रॉस मेनलैंड एशिया। अब क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट थी बेटा, रैगिंग एंड जापानीज आर्मी जो थी बेटा वो किधर, एशिया की तरफ अपने कदम ला रही थी। विनिंग एंड कमिंग द डायरेक्शन ऑफ इंडिया, जापानीज जीती और किधर की साइड आ रही थी, इंडिया की साइड आ रही थी। अब इंडिया वाले ये सोच रहे थे कि भाई लीडर्स वगैरह की करना क्या है, एक तो ब्रिटिशर्स ने वैसे ही हमें बर्बाद कर रहा है, ऊपर से जापानीज आर्मी का भी खतरा हो रहा था। तो इसलिए क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। क्लियर हो गए तीनों पॉइंट। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, फोर इफेक्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या इफेक्ट पड़े थे बेटा, सबसे पहला, द मूवमेंट वाज शॉर्ट लिव्ड। मूवमेंट तो छोटा था। द पीपल डेवलप ग्रेटर एबिलिटी टू स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस, लोग अब तैयार हो गए थे स्ट्रगल करने के लिए और सेक्रीफाइस करने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए। दूसरा, इट बिकम एविडेंट दैट द ब्रिटिश नो लॉन्गर वुड बी एबल टू रन इंडिया, ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था कि भाई अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज्यादा दिन तक इंडिया को नहीं चला पाएंगे। दूसरा, द मूवमेंट सिग्निफाइड द मास अपराइजिंग ऑफ द पीपल, अब इंडिया में कास्ट सिस्टम वगैरह बहुत ज्यादा था, तो उस टाइम पे जब ये मूवमेंट हुआ तो लोग सारे एकजुट हो गए, एवरी स्टेट क्लास
caste, sex and creed participated in the movement. चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, लड़का हो, लड़की हो, बच्ची हो, हर किसी ने क्या करा था, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। दूसरा, द मूवमेंट वाज सिंबलिक एज इट पेव द वे टू यूनाइट इंडिया, मतलब इससे क्या हुआ था, इंडियंस यूनाइट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द अबव एम्बलम। कौन सा एम्बलम है भाई ये? टू ऑफ इट ऑब्जेक्टिव और मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ WHO। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी समझाया है और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये क्वेश्चन मैंने समझाया है आपको। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन्ड मूवमेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड वर्ल्ड वॉर और नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के चलते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली 3 रीजन ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, इससे क्यों लोग डिससैटिस्फाइड थे। सबसे पहला बेटा, जर्मनी लॉस्ट अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ इट टेरिटरी, 25,000 स्क्वायर मील एंड मिलियंस ऑफ पीपल, 70 lakh to the allied nation. Poland was the biggest beneficiary and gained almost 20,000 square mil of land. Germany had to let go of Poland and cede several other territory to France and Belgium. मतलब जो उनकी सबसे ज्यादा जो लैंड थी, जहां पे उन्हें सबसे ज्यादा मटेरियल वगैरह मिल रहा, पोलैंड वगैरह, वो फ्रांस और बेल्जियम को देनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद कितना लॉस हुआ उसे, 25,000 स्क्वायर मील का। समझ आया। A number of German colonies were lost to Britain, France and Japan, Austria and other allied countries. जितनी भी जर्मन कॉलोनी सब लॉस। तीसरा, जर्मन वाज आल्सो हैड रिस्पांसिबिलिटी फॉर द वॉर, कि भाई जितना भी वॉर हुआ है तेरी वजह से हुआ है, एंड वाज रिक्वायर्ड टू पे अबाउट $33 बिलियन। कितना पैसा देना पड़ा था, 33 बिलियन। रिसोर्सेज वगैरह भी दिए थे और 33 बिलियन वगैरह भी दिए थे, और अपनी सारी कॉलोनी खोकर बैठ गई थी। अब बेटा, फॉलोइंग वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, डिफीट ऑफ एक्सेस पावर। सबसे पहला था कि जो एक्सेस पावर थी वो डिफीट हो गई थी। द एक्सेस पावर इंक्लूड द स्टेट ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान, ये तीनों हार चुके थे। ठीक है, दे हैड वॉन फिनोमिना विक्ट्रियस ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड वॉर एंड हैड पुश्ड द अलाइड पावर टू द ब्रिंक। हाउएवर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉलोनियल आर्मीज एंड द एंट्री ऑफ द यूएसए इन द वॉर फ्रॉम द साइड ऑफ एलाइज प्रूव कॉस्टली टू द एक्सेस पावर। बेटा, ये जो यूएसए का जो आपका क्या हुआ था, एक टाइप से एलाइज की साइड से आया था यूएसए, जिसके कारण क्या था, एक्सेस पावर को हारना पड़ा। आफ्टर 1941 their fortune began to reverse and the allies gained the upper hand. Finally by 1945 the axis power were squarely defeated. उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ यूएन, ताकि ऐसी लड़ाई दोबारा ना हो, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ द यूएन हुआ। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसकी वजह से हुई थी, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो बनाई गई थी वो फेल्ड हुई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ मीटिंग ऑफ द बिग थ्री, एक जो 3 रोजवेल्ट थे उनकी मीटिंग हुई थी। कौन कौन थे, जैसे आपका प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए चर्चिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड स्टालिन, premier of the USSR was held at Yalta in February 1945. इन तीनों की एक टाइप से बैठक हुई थी, किन किन की, रोजवेल्ट, चर्चिल एंड स्टालिन की, याल्टा में, जो कि फरवरी 1945 हुई थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ, तीसरा कॉन्सिक्वेंस था बेटा कोल्ड वॉर। क्या था, कोल्ड वॉर। ठीक है, जो बिना आर्म्ड वगैरह की लड़ाई होती है उन्हें बोला जाता है कोल्ड वॉर। इवन दो द यूएसएसआर एंड द यूएससी हैड फॉट वन साइड। अब देखो, यूएसएसआर और यूएसए वन साइड थी। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज द वॉर एंडेड, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, द ओल्ड सस्पिशन एंड द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस केम टू द फोर्स। मतलब दोनों के आइडियाज में ही डिफरेंस थे, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। दो दीज टू कंट्रीज नेवर एक्चुअली वेंट फॉर अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर, देयर वाज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन
बिटवीन द टू, मतलब ये दोनों जंग तो नहीं कर सकती थी, लेकिन पॉलिटिकल क्या था, एक टाइप से पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बढ़े। दिस स्टेट ऑफ टेंशन इन विच ईच ब्लॉक एडॉप्टेड पॉलिसी डिजाइन टू स्ट्रेंथ इट इटसेल्फ। अब ये दोनों ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे थे जिनके कारण क्या हो कि इनका नेशन क्या हो जाए, स्ट्रेंथेंड हो जाए, मतलब एक टाइप से नेशन जो है ज्यादा पावरफुल हो जाए, और जो द वीकर द अदर विदाउट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज, इसे ही बोला गया, मतलब एक पावरफुल हो जाए और एक क्या हो जाए, वीक हो जाए। ठीक है, जिसके कारण क्या हो बेटा कि ये इसे ही बोला गया कोल्ड वॉर, क्योंकि वो डायरेक्टली आज सामने सामने तो नहीं लड़ सकते थे, तो वो स्ट्रेटेजी वगैरह ऐसी लेकर आए ताकि उनका नेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए सामने वाले से। समझ आया? दूसरा आर्किटेक्ट, सी पार्ट क्या कह रहा था, सी पार्ट था बच्चे, नेम फोर, देखो, फोर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, फोर चीफ आर्किटेक्ट के बारे में बताना है, कौन थे वो। तो सबसे पहले बच्चे आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट कौन कौन थे, प्रेसिडेंट टीटो ऑफ यूगोस्लाविया, प्रेसिडेंट नसर ऑफ इजिप्ट, पीएम जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया। इन चारों ने मिलकर क्या किया था, एनएएम बनाया था, याद रखना। हाँ, ठीक है। द पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसी विच गवर्न द कंट्री। ठीक है बेटा, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो क्या करते हैं बेटा, इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज पे, ठीक है, जो कि इस कंट्री चलाती है। इसी के कॉन्टेक्स्ट से हमें आंसर देना है। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट यूजेस डिस्क्रिशनर टू अपॉइंट द पीएम ऑन हुज एडवाइस डज ही अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रेसिडेंट यूज है, मतलब प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर सकता है टू अपॉइंट द पीएम, और किसके एडवाइस पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। तो बेटा, when no single party secure and absolute majority in the Lok Sabha, the president may have some option to appoint the PM। समझ आ गया? जब किसी सिंगल पार्टी में बेटा क्या रहता है कि कोई सिंगल पार्टी में मेजॉरिटी में नहीं होती, तब प्रेसिडेंट जो है पीएम को अपॉइंट करता है। अपॉइंट द पीएम इन केस ऑफ डेथ ऑफ एक्सिस्टिंग पीएम, और तब अपॉइंट कर सकता है जो पीएम चल रहा था अगर उसकी डेथ हो जाए। दूसरा, ही अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी एडवाइस पे बुलाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, पीएम की। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड हैज टू रिजाइन इफ लॉसेस द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं बेटा आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ठीक है, अगर लोकसभा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन निकाल दे तो पूरे किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। The decision taken out in the meeting of the cabinet are equally applicable to all the minister। मतलब जो डिसीजन लिया जाएगा कैबिनेट में वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, सारे मिनिस्टर्स के ऊपर। ऑल मिनिस्टर जॉइंट शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड परफॉर्मेंस, और सारे मिनिस्टर जो है बेटा जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सरकार की तरफ से पॉलिसी आई है और परफॉर्मेंस उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, नेम द थ्री कैटेगरीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या थ्री कैटेगरीज और थ्री पावर ऑफ द पीएम विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट। आप देखते हैं जरा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर्स। तो बेटा पावर्स ऑफ द पीएम ये तो अभी हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन था कि भाई कौन से तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं किसमें, नेम द थ्री कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कौन से तीन टाइप के होते हैं। तो पहले आते हैं बेटा कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और तीसरा डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये तीन टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं। और चौथा कौन कौन से, पावर्स ऑफ द पीएम विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट, ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीएम। जितने भी प्रेसिडेंट के पास है सब कौन एक्सरसाइज करेगा, पीएम। ठीक है, इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम दैट द प्रेसिडेंट समन एंड प्रोड्यूस द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। पीएम के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट बैठक बुला भी सकता है, उसे खत्म भी कर सकता है और डिसॉल्व भी कर सकता है लोकसभा को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, और पीएम के एडवाइस पे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बैठक बुला सकता है। और पीएम जो होता है बेटा एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, क्लियर हुए इतने क्वेश्चंस।
ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों का मंडे को एग्जाम है, इन क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। 2 पार्ट इसके और हैं जो हमने पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और पेपर कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा।